बच्चों, पिछले अध्याय में पिछले पैराग्राफ में हमने हिमालय की स्थिति को पढ़ा है और भारत के उच्चावच के अंतर्गत हिमालय की भौतिक विभागों के बारे में हमने पढ़ा। और हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत, ठीक है। ये हिमालय पर्वत है आपका और 3 भागों में बांटा है इसको, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की श्रेणी। तो 3 श्रेणियों में है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चोटियाँ आती है, माउंट एवरेस्ट वगैरह, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और नंदा। आप देख सकते हैं हमने इससे पूर्व ये सब पढ़े थे। नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरूला, गुरुला मंदाथा। तो इन नदियों के, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हमने पढ़ा। और बाकी का हिसाब देखिए, इस दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को, उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सीमा के बीच स्थित हिमालय के भाग की पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को, तो सतलुज और सिंधु के जो भाग हैं, इनके बीच के भाग को क्या नाम दिया है? पंजाब हिमालय। तो आप याद करेंगे इसको कैसे? S = P, यानी सिंधु सतलज बराबर नाम क्या दिया है? पंजाब हिमालय, ठीक है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर या हिमाचल हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सतलुज और काली नदियों के बीच वाला भाग जो है वो कहलाता है आपका कुमाऊं। तो सतलुज और काली नदियां हैं, इन दोनों के बीच का भाग क्या कहलाएगा? कुमाऊं हिमालय। तो आप याद कैसे करोगे? S + K = K, यानी सतलुज, काली और कुमाऊं। तो आप याद रखेंगे इसे। काली और तीस्ता नेपाल हिमालय का, तीस्ता और दिहांग नदियाँ असम हिमालय का। तो ध्यान रखना, काली और तीस्ता नदियाँ ये दोनों नेपाल हिमालय का है भाग, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी ये असम हिमालय के अंतर्गत आती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में है और हिमालय की कौन सी सीमा पर है? पूर्वी सीमा पर। दिहांग नदी गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा, आप देखिए ये गारो खासी, जैंतिया और मिजो पहाड़ियाँ हैं ये, और वर्षा अच्छी होती है इन इलाकों में। क्या पढ़ रहे हैं हम कि हिमालय दिहांग जो गोर्ज है उसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल हैं उससे बनती हैं। ये जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो ये आपकी हिमालय की स्थिति यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हिमालय का अगला भाग है भौतिक भाग, उत्तरी मैदान। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है और आपका एक निबंधात्मक क्वेश्चन इस पर बनता है। उत्तरी मैदान आप चित्र में देखिए। सबसे पहले ये वाला इलाका, ये लिखा हुआ है उत्तरी मैदान, यहाँ देखिए ये उत्तरी मैदान लिखा हुआ है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, कौन कौन सी नदियाँ हैं इसमें? सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। तो उत्तरी मैदान जो है वो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और इनके साथ जो इनके सहायक नदियाँ हैं, जब वो नदियाँ बहती है और पीछे से मिट्टी लेकर आती हैं तो पानी तो आगे बह जाता है, लेकिन जो मिट्टी है
वो मिट्टी एक मैदान का निर्माण करती है और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। ये मिट्टी कौन सी है? ये मिट्टी है आपकी जलोढ़ मृदा, बहुत ही उपजाऊ मृदा है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपात का मतलब है नीचे जो मैदानी भाग है ना, वो पर्वत का नीचे वाला भाग, गिरिपात में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी मैदान की आपने लंबाई देखी है ना? उत्तरी मैदान आपका विस्तार देख रहे हैं आप, 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और ये मैदान 2400 किलोमीटर तो लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण और कृषि की दृष्टि से ये भारत का उत्तरी मैदान जो है वो अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। आप चित्र देख सकते हैं, अत्यधिक उपलब्ध और उत्पादक क्षेत्र है। अच्छी मिट्टी होने के कारण ये खेती के लिए बहुत उपजाऊ है और इन मैदानों में आपको ज़्यादातर सघन जनसंख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि मैदानी भागों में आपको पानी, मिट्टी और अनुकूल जलवायु मिलती है, जो कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित होने के कारण बहुत सारे भागों में बढ़ जाती हैं। गाद इकट्ठी होने के कारण बहुत सारे भागों में, धाराओं में बढ़ जाती हैं ऐसे। ठीक है, ये वृक्ष के रूप में भी बढ़ सकती हैं। इसका आकार वृक्ष के रूप में भी हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार। इनको क्या कहते हैं हम? वितरिकाएँ। ठीक है, इन धाराओं को क्या नाम दिया गया है? इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। देखिए आप, 1 नंबर का क्वेश्चन है, दोआब क्या होता है? तो दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का भाग, दो नदियों के बीच का भाग। तो दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है और आब तथा पानी, दो तथा आब अर्थात पानी, आब का मतलब है पानी, इसी से मिलता जुलता नाम आपका है पंजाब। ठीक है, इसी से मिलता जुलता नाम आपका क्या है? पंजाब। तो पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का मतलब है 5 और आब का मतलब है पानी, यानी 5 नदियों से मिलकर जो बना हो। तो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दें और इसे मुख्य बिंदु के रूप में भी उतार लें। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 उपवर्गों में। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग कहाँ पर मिलेगा आपको? इस मैदान का बहुत बड़ा भाग आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंधु नदी वर्तमान में पाकिस्तान में ही है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों को आप याद कैसे करेंगे? तो आप याद करना, JCRVS, ये 5 नदियाँ याद करेंगे आप। JCRVS, ये 5 नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। जे मतलब आपकी झेलम, सी मतलब चेनाब, आर मतलब रावी, वी मतलब व्यास और एस मतलब सतलुज। ठीक है, हिमालय से निकलती हैं ये सब। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी 2 नदियों का पानी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए गंगा के मैदान का विस्तार। देखिए आप, गंगा के मैदान का विस्तार गग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। गग्गर नदी का नाम आपने सुन रखा है, सरस्वती भी है, और तीस्ता नदी बांग्लादेश में बहती है।
नेपाल बांग्लादेश वाले इलाके में। नदियों के बीच में है गंगा का मैदान का विस्तार। उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम स्थित असम में है, और ये आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही बहती है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इनके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जा सकती है। उत्तरी मैदान एक समतल सपाट मैदान है। ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। ठीक है, इनकी भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी भागों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भागों को 4 भागों में बांटा गया है। नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर से सुनिए। नदी पर्वतों से नीचे, ठीक है, ऐसे ही याद करना है। उतरते समय शिवालिक की ढाल से कितना किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी, चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करते हैं, और यही आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन है 1 नंबर का, भाबर किसे कहते हैं। तो आपको ऐसे ही याद करना है। आप सिर्फ इतना समझिए कि नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल में एक 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी बनती है, जिसमें पानी बहता रहता है। ठीक है, और पानी बहता रहता है, इसे भाबर के रूप में जानते हैं। सभी सरिताएं, सभी नदियां भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। आपने झरने देखे होंगे, वहाँ पर आपको इस प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी, और कंकड़ रहते हैं, इनके अंदर पानी बहता रहता है, दिखाई नहीं देता इसी को। और ये पर्वतीय इलाकों से आता है पानी, तो ये पट्टी जो है वो 8 से 16 किलोमीटर की नज़र आती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। तो दलदली क्षेत्र जो बनता है, कीचड़ हो जाता है उसमें, उसे कहते हैं तराई। ठीक है, इस तराई क्षेत्र में वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ कीचड़ है, जंगल होगा, और जंगल में आपको वन्य प्राणी मिलेंगे। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए, खेती उपलब्ध कराने के लिए इन जंगलों को काट दिया जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, और ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, MP। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। पुराने जलोढ़ का ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। वेदिका जिसे आकृति प्रदर्शित करते हैं, इस भाग को भांगर के नाम से जानते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित वेदिका जिसे आकृति, उसको भांगर कहते हैं। तो ये भांगर वर्ड नहीं है, ये है बांगड़, ये है बांगर। ये बांगर गलत लिखा हुआ है, भांगर गलत है, ये बांगर है। यानी कि बाढ़ का पानी जब सूखे मैदानों में नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ मिट्टी जो है वो मोटी रहती है, कंकड़ बड़े रहते हैं, पुरानी मिट्टी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको पुरानी मिट्टी भी कहते हैं, और इसको बांगड़ नाम देते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, इसे स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहते हैं। मोटे मोटे कंकड़ रहते हैं। उसके बाद जिन मैदानी भागों में बाढ़ का पानी पहुंचता है, वहाँ युवा निक्षेप बनते हैं, उसे खादर कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, बाढ़ का पानी जिन मैदानी भागों में नहीं पहुंचता उसे बांगड़, और जिन मैदानी भागों में पहुंचता है उसे खादर कहते हैं। आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में, और क्वेश्चन बनाइएगा आप इस पर। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण हर साल बनते हैं। ये बरसात आती है और वर्षा के दौरान या बाढ़ के हालात पैदा होते हैं, तो मिट्टी लेकर आते हैं और नए निक्षेप बनते हैं, और ये खादर नवनिर्मित होते रहते हैं। ये जो मिट्टी है,
ये मिट्टी उपजाऊ होती है और गहन खेती के लिए आदर्श होती है।